जिसका जो मौजू है, जैसे कि आप सबको पता है, इफ़ेक्टिव सीवी राइटिंग एंड इंटरव्यू स्किल्स। एक तालिब इल्म जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी भी इदारे में अपनी खिदमत देने का ख्वाह होता है, उसके लिए ये बहुत ही एक ज़रूरी मरहला होता है कि वो अपनी सीवी को तैयार करे और इंटरव्यू के लिहाज से तैयारी करे, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखा जाता है। आम तौर पर इन चीज़ों को जो है वो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं और उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो लाइब्रेरी ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए और यहाँ के तालिब इल्मों और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत का लिहाज रखते हुए इस सेशन का इनेकाद किया, और एक प्रोफेशनल को इस सिलसिले में जो है वो मदऊ किया गया है, जो आपके दरमियान जो है वो आकर इस मामले में जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इसी सिलसिले में जो आज शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मुकामी और बैनुल अक़वामी इदारों में बशमूल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मनवाया है। आपका 20 साल का वसी वरीज़ तजुर्बा है, कामयाब तजुर्बा है इस अपने प्रोफेशनल कैरियर में, और आपने डिफरेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया, जिसमें फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव और बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर पर वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। इसके अलावा चंद मशहूर जो नुमाया नाम है, उसके अंदर UOBI है, अपना लेबर डायरेक्टरेट, और इस किस्म के दूसरे इदारों में आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर प्रोफेशन में कुछ खुसूसी हिस्से होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं जिस पर एक प्रोफेशनल काम करता है। तो जो हमारे मेहमान गिरामी हैं, उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्रीवेंस हैंडलिंग, काउंसलिंग सेशन, जॉब रोटेशन और इस किस्म के मौज़ूआत और मसाइल पर एक जो है वो काफ़ी जो है वो काम किया हुआ है। मुख्तलिफ़ इदारों में खिदमत दी हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों में और यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स में बतौर गेस्ट स्पीकर जो है वो और डिफरेंट लोगों को, सैकड़ों तलबा को और प्रोफेशनल्स को इस मामले में तकनीकी जो है वो उनको नॉलेज फराहम किया और उनको ट्रेन किया है, और उन्होंने अपने आगे प्रोफेशनल कैरियर में इससे बहुत इस्तेफ़ादा हासिल किया। इस वक्त आप जो हैं वो कौमी अमराज बराए क़ल्ब NICVD में बतौर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जाफ़र तैयार लाइब्रेरी और इस सेमिनार में मौजूद तमाम लोग, बिलखुसूस जाफ़र तैयार सोसाइटी और मुल्हिका आबादियों के स्टूडेंट्स की तरफ से हम आपके इंतहाई ममनून और मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब सैयद जर्रार हुसैन रिजवी साहब से कि वो आएँ और शुरका सेमिनार से खिताब करें। उनकी हौसला अफजाई के लिए भी एक मरतबा बुलंदतर सलावात। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मेरा नाम जरार हुसैन है। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ मेरा करा दिया, ऐसा कुछ नहीं इतना ज़्यादा, बट मैं अपना इंट्रो कुछ शॉर्टली आपको दूंगा। जिस काम के लिए आप लोग यहाँ आए, उम्मीद करता हूँ कि वो आप तक पहुँचा पाऊँगा। अपनी ज़िम्मेदारी समझता हुआ हमारे इमरान भाई ने काफ़ी मोहब्बत से, प्यार से बुलाया है यहाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो भी सवाल होंगे, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू द CVs एंड इंटरव्यू, उनको आंसर करने में आप लोगों को मदद करूँगा। मेरा नाम जरार हुसैन है। मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ NICVD के लिए, जो कि कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब है। आम फहम में उसको जिन्ना कार्डियो कहते हैं, और प्रीवियसली HR में ही रहा हूँ। मेरी स्टडीज़ भी HR की हैं। सनोफी इवेंटस एक जाना माना नाम है, ये फार्मास्यूटिकल फर्म है, इसमें भी HR में रहा। SME लीजिंग लिमिटेड, इम्तियाज़ सुपर मार्केट, आप सब गए होंगे, उसकी जितनी भी री इंजीनियरिंग है वो मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ। चीज़ वैल्यू है, इसका पार्ट रहा हूँ मैं। प्रीवियसली अगर इंटरनेशनली बात करें तो सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो कि मस्कत ओमान में है, उसका पार्ट रहा। उसकी हायरिंग का, उसके पेरोल के सेगमेंट को मैंने देखा है। अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो उसमें मैंने MBA किया HR में, MPhil किया वो भी HR में, एंड PhD के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कर सकूं, टाइम मिलता है तो। ये छोटा सा मुख्तसर सा मेरा प्रोफाइल था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। मुझे बताया गया यहाँ जितने भी आप लोग सब बैठे हैं वो इंटर या अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको उसी लेवल पे मैंने बात करनी है। जिस लैंग्वेज में आप लोगों को समझ आए वही वर्ड्स यूज़ करने जो आप लोगों तक मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ। अब अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसमें सबसे पहले CV की बात करते हैं, किस तरह से हम एक अच्छा CV अपना बना सकते हैं और जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, जिससे मैं आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं आप दौरान सेशन ही लूँगा। यूजुअली होता ये है कि सेशन एंड हो जाता है तो एंड में कहते हैं जी आप सवाल कीजिएगा। जिस एज ग्रुप के आप लोग हैं तो मैं समझती हूँ जिस वक्त जो सवाल है अपना हैंड रेस करें आप लोग, मैं आपको ऑन द स्पॉट उसका आंसर
करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एंड में टाइम इतना शायद हम लोगों के पास ना बच पाए, बातों में जो मेरी बातें होंगी वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएं। तो उसको ज़रूरी है कि जो सवाल जिस वक्त किसी भी स्टूडेंट की दिमाग में आए या कोई भी कन्फ्यूजन हो, वो उसी वक्त हैंड रेस करें, मैं उनको उसी वक्त आंसर करूँगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। CV, जिसे हम रिज्यूमे भी कहते हैं। ऑल्दो कि CV एक अलग टर्म है, रिज्यूमे एक अलग चीज़ है, जो कि यूरोप में CV कहा जाता है उसको, जिसके अंदर जिस तरह आप लोग फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अभी प्रोफेशनल करियर स्टार्ट नहीं किया, जिन लोगों ने अपना, वो अपनी डिटेल उसके अंदर सारी इनपुट करते हैं। रिज्यूमे वो होता है जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो अपना तमाम ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड देते हैं, कहाँ वो काम कर रहे हैं कहाँ नहीं। ये एक मेजर डिफरेंस है, और ये बहुत आसान से टॉपिक है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ कुछ बताऊँगा शायद वो आपको गूगल पे नज़र ना आए, या मे बी वो उस तरह से नज़र ना आए, क्योंकि जो हमारी लोकेलिटी है, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, तो वो शायद थोड़ा सा अलग है। गूगल आपको जर्नल सब कुछ दे देता है, उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ में आपको फॉर्मेट्स नज़र आ जाएंगे। तो जी CV जो होता है हमारा, या रिज्यूमे जो होता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है इन द एब्सेंस ऑफ अस, बिकॉज किसी भी ऑफिस में हम अपना CV देते हैं तो हम वहाँ फिज़िकली मौजूद नहीं होते। तो वही एक डॉक्यूमेंट होता है जो अट्रैक्ट या हमें सेल करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि जी ये साहब ये डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्यूमेंट है, ये आपका वहाँ पे मौजूद होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आप ईमेल पे दे रहे हों, चाहे आप डाक के थ्रू दे रहे हों, चाहे आपने बाय हैंड दिया हो। तो ये डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको अट्रैक्ट करे पढ़ने वाले को, रिक्रूटर को, या जो भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है ऑन अदर एंड, कि वो आपको इससे जज करे कि आया आपको बुलाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, सामने वाले का भी टाइम कीमती है। तो आपने इस डॉक्यूमेंट को ऐसा बनाना है कि ये आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करें इन द एब्सेंस ऑफ यू, जिस वक्त आप वहाँ पे मौजूद ना हो। ऑल्दो के इंटरव्यू सेशन में आपको बुला के आपसे पूछ लिया जाएगा, बट उस वक्त क्या ऐसा करें कि वो डॉक्यूमेंट आपको अट्रैक्ट करे सामने वाले को, रिक्रूटर को, कि इसके ऊपर इनको बुलाना चाहिए कि नहीं, कि आपके पास कॉल आए। इसके अंदर आप बहुत ही सादा, पहली टिप इसकी ये है कि बहुत ही सादा सिंपल आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे जिस स्टेज पे भी आप लोग हैं, क्योंकि बिल्कुल अभी फ्रेश हैं आप लोग, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग, बहुत ज़्यादा कोई बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा कोई कलर नहीं लगाने की ज़रूरत है, उसको सिंपल फॉर्मेट पे रखना है, आपने उसको नॉर्मल फॉन्ट में यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं करना, सिर्फ हेडिंग बोल्ड करनी है। फॉर एग्जांपल आपने अगर एजुकेशन के सेगमेंट पे आप लिखना चाह रहे हैं तो सिर्फ एजुकेशन को आप बोल्ड करेंगे, या एक्सपीरियंस अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको आप बोल्ड करेंगे, बाकी नीचे सारा आप अनबोल्ड छोड़ देंगे उसको। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका जो फाउंट रखेंगे वो 14 पे लेके जा सकते हैं जो हेडिंग्स हैं, बाकी नॉर्मल आप उसको 12 पे रख सकते हैं, या ओवरऑल ही आप उसको 14 के फाउंट के ऊपर आप चलाएंगे। जितना सिंपल होगा, इजी टू रीड होगा, कन्वीनियंट होगा सामने वाले के लिए पढ़ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें आप अगर बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेस दे रहे हैं तो वहाँ पे एक डाक का एक वो भी आइकन भी बना रहे हैं, वहाँ पे नीचे आप सेल फ़ोन अपना लिख रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल भी बना रहे हैं, तो इसकी किसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे अपना नंबर लिखें, कॉन्टेक्ट डिटेल लिखें, आप अपनी तमाम चीज़ें लिखें, बट इस तरह की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आप स्टार्ट करेंगे अपने एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग इसमें तस्वीरें भी लगा देते हैं, वो भी रंग बिरंगी, उसकी ज़रूरत कोई नहीं है। लगा दें, ठीक है, अगर लगा रहे हैं तो कोई एक डिसेंट सी प्रोफेशनल तस्वीर आप लगाएं, ना कि वो सेल्फ़ी वाली या स्टाइल वाली या पोज वाली आप उसके ऊपर तस्वीरें दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो भी आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल रखेंगे वो एक ऑल्टरनेट नंबर ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना CV के ऊपर अगर नंबर लिखा हुआ है और उस वक़्त मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं बाइक पे हूँ, मैं बस में हूँ, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, तो एक दूसरा नंबर मेरे पास ऑल्टरनेट होना चाहिए, या तो वो मेरे भाई का होगा, वालिद साहब का होगा, या किसी ऐसे दोस्त का जो आपके बिहाफ पे बात कर सके। ये ज़रूरी है क्योंकि वंस आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके सिग्नल नहीं आ रहे, मोबाइल की बैटरी डाउन हो, तो आपके पास मैक्सिमम चांस ये होना चाहिए कि आपको वो कॉल रिसीव हो किसी भी तरह, चाहे वो आपके नंबर पे हो रही है या आपके किसी ऑल्टरनेट नंबर पे हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो अगर मेरे CV पे मेरा ही नंबर है
तो फिर रिक्रूटर की मर्ज़ी है कि आया वो करे या ना करे, और नहीं मालूम कि उसके पास पूल में कितना डेटा और मौजूद है। और यूजुअली जो सिचुएशन आजकल है उसमें तो बहुत ज़्यादा, एक ऐड देते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ सीवीज़ हमारे पास मौजूद होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, हम खुद भी नहीं करते, 1 या 2 बार ट्राई करते हैं, नहीं लग रहा, नंबर छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, साइट में कर दिया, दोबारा कॉल आती है नहीं आती ये नहीं पता। मे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा उन लोगों को नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हों तो मे बी पॉसिबल कि आ जाए। लेकिन अगर आपने उस पर दूसरा अल्टरनेट नंबर अपना मेंशन किया होगा तो यकीनन वो दूसरे नंबर पे ट्राई करेंगे। जब दूसरे पे करें तो एक से ज़्यादा चांस आपके पास चॉइस होगी कि वो आपको दूसरे नंबर पे कांटेक्ट करें, और कम से कम वो आपको मैसेज तो कन्वे कर देंगे, जी इंटरव्यू की कॉल आई थी, आपके पास ये चांस होगा कि आप कॉल बैक कर सकते हैं कि जी मैं ऑन द वे था, या मैं अटेंड नहीं कर सका कॉल, या कोई भी एक्सक्यूज़ आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो आप अपना वो एक चांस जो है वो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो याद रखें, आपके सीवी के ऊपर 2 नंबर होने चाहिए। पीटीसीएल का रिवाज इतना ज़्यादा रहा नहीं है, ऑल्दो लोगों के घरों में है, बात ये कि कन्वीनियंट यही होता है कि मोबाइल पे बात हो जाए। सीवी को स्टार्ट करना है तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने इसमें ऐड ऑन करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, एड्रेस अपना देना है, और बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें पीआरसी डोमिसाइल का भी जिक्र करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिबलिंग्स का जिक्र करें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सीवी आपका है, आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे जो आपके सीवी को एक कंप्लीट करे और एक एज दे के आपको बुलाना क्यों चाहिए, वो तमाम डिटेल आप लिखेंगे इसके अंदर। रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आप रखते हैं, कोई एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आप किसी भी सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हैं और प्रीवियसली आप रखते हैं सेल्स के एक्सपीरियंस, तो आप उसमें लिखेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स का, और आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो हरगिज़ आप उस पर नहीं लिखेंगे। जिस वक्त आपका इंटरव्यू होगा, 1-to-1 सेशन होगा, उस वक्त आप उसका जिक्र ज़रूर कर सकते हैं, बट सीवी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर नहीं आएगा। फिर ये होगा कि फ्रेश को तो कॉल्स फिर भी चली जाती हैं, लेकिन जब वो देखेंगे नहीं जी टीचिंग की भी इन्होंने या किसी और फील्ड में कोई काम करते हैं, तो होता ये है यूजुअली कि हम लोग कभी भी नहीं उठाते उस शख्स को या उस सीवी को जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहा हो और किसी और सेगमेंट का, और वो स्विच करना चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम सेल्स का कोई भी प्रोफाइल हम सर्च के ऊपर लगाया हुआ है हमने, या हम उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर हैं, या शॉर्ट लिस्टिंग मार्केटिंग की हो रही है या सेल्स की हो रही है, तो हम कभी भी कोई फाइनेंस वाला, एचआर वाला सीवी को कंसीडर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस उन्होंने ये ना लिखा हो कि आई एम फ्रेश को मे बी एमटीओज़ ले लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स कहलाते हैं, उनको फिर भी कंसीडर किया जाता है, उनको कॉल भी की जाती है कि चले जी अगर हम नहीं भी लेते कोई एक्सपीरियंस तो फ्रेश को लेंगे उनके पैरेलल काम करने के लिए, तो वो फिर भी एक आपको एज उसके ऊपर मिल सकता है। लेकिन इररेलेवेंट आप अगर एक्सपीरियंस उसके ऊपर लिखते हैं तो उस पर मे बी आपको शॉर्टलिस्ट ना किया जाए, फ्रेश कैंडिडेट को मे बी ले लिया जाए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जो एक्सपीरियंस आपके पास है ऑन हैंड आप उसका जिक्र उसमें करेंगे, अननेसेसरी उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रिलेट नहीं करती, एक्सपीरियंस आप नहीं लिखते, आप हरगिज़ ना लिखें, क्योंकि अगर आपने उस पर लिख दिया कि येस आई हैव एक्सपीरियंस, तो वो आपको मुश्किल होगी अपने आप को डिफेंड करने में इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे। फिर वो आपको उसी तरह के सवालात पूछेंगे कि आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो जी बताइए, फिर आप सेल्स की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और क्या नहीं, तो वो आप नहीं बता पाएंगे। तो वो जो एम्बैरसमेंट का टाइम होता है वो बहुत सारी जगह देखा गया, तो उससे अवॉइड करें। वो आपको माइनस में ही मार्किंग होगी आपकी, ना कि प्लस में। तो जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। अपने सीवी को कोशिश करें कि कवरिंग लेटर के साथ भेजें। अगर कवरिंग लेटर के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आप उस अपना इंट्रो दे सकते हैं उसमें कि यस यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। उससे आसानी ये होती है आपको कि सामने वाले को एक इम्प्रेशन ये जाता है कि जी यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट हाउ टू अप्लाई। उसमें आसानी आपको एक ये भी होती है कि आप सामने वाला जब पढ़ रहा होता है तो उनको ये फील होता है कि यस ये इंटरेस्टेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, क्योंकि नज़र आ रहा होता है जी इन्होंने टाइम लगाया है उस चीज़ के ऊपर यहाँ अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही CV उठा के उन्होंने
बैंक अल्फला को भी दे दिए, HBL को भी दे दिए और सबका नाम टू करके लिख दिया, मैनेजर बैंक अल्फला, मैनेजर बैंक अल हबीब, मैनेजर ये। पर्टिकुलरली जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसी को एड्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप HBL के लिए लिख रहे हैं तो सिर्फ आप HBL को एड्रेस करेंगे। अगर आप ईमेल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ ना करें कि 8-10 ईमेल उठाएं, ईमेल एड्रेस उठाए और आपने उस पर डंप किए और जाने दिए। सबको आपने 2 पे नहीं रखना है, या तो BCC पे ले जाएं आप, और बेहतर तो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग ईमेल होनी चाहिए आपकी, ताकि उनको भी लगे कि हाँ जी इन्होंने इनकी अटेंशन या इनका इंटरेस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में ना कि किसी और में, और ये बस घर पे बैठे हुए अप्लाई कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट और अपना टाइम और हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। नहीं जाना चाहिए आपका कोई भी ऐसा पॉइंट रिक्रूटर की तरफ जिससे ये टेंशन लगे कि जी यार आप तो बस बैठे हैं और धड़ाधड़ डॉक्यूमेंट घुमा रहे हैं, अपना और उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक किसी का कोई सवाल आप में से कोई करना चाहे? जी प्लीज़। सॉरी, आप अभी कर लें अगर अभी तक के सेगमेंट में आपका कोई सवाल है तो। कहिए। अभी मैं इंटरव्यू के लिए गया था कल फ्राइडे को, तो उसमें यही हुआ कि मैंने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस इस पे मेंशन किया था। आपने कहा था कि आपने जो भी गाइड किया ना, तो एग्जैक्टली यही हुआ कि उन्होंने ना इस बारे में क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो वो आप नहीं कर पाएंगे जस्टिफाई। जब भी मैंने आपको शुरू में कहा, मैं बैंक में गया था, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आप स्विच क्यों करना चाहते हैं। तो आप CRO की पोजीशन के लिए गए थे? आप CRO की कस्टमर रिलेशन ऑफिसर की पोजीशन के लिए गए थे? किस लिए गए थे आप? IT के लिए गए थे। अब यही सेम मैंने भी आप सबको बताया कि हरगिज़ मेंशन ना करें। आप उधर फ्रेश लिखते तो वो आपको शायद बुलाते ही ना, और अगर बुला भी लेते तो आपको एज फ्रेश कैंडिडेट वो डील करते, उसी तरह के सवाल आपसे वो करते हैं। सर हमारा एक्सपीरियंस टीचिंग में अगर है और हम हैं IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम क्या करेंगे? क्या मैं तो आप उससे फ्रेश ही लिखेंगे। आप हरगिज़ ना लिखें कि आप टीचर रह चुके हो। आप IT इंस्ट्रक्टर अगर हो तो आप उसमें बिल्कुल मेंशन करो, IT इंस्ट्रक्टर आप बिल्कुल मेंशन करें उस पर। वो आपसे फिर सवाल आपके रेलेवेंट ही पूछेंगे। आपने जो भी पढ़ाया है बच्चों को या जो भी आपके स्टूडेंट रहे हैं, वो फिर आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होगा आपका इंटरव्यू, कि वो आपसे नहीं पूछेंगे कि टिपोलॉजी क्या होती है, सर्वर क्या होता है। वो थोड़ा सा आपको उस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इन द एंड वो आपसे बात यही करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे वो। तो ये आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको टीचिंग लिखना और IT इंस्ट्रक्टर लिखना एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो लिखने का भी थोड़ा सा स्टाइल होता है। उसके बावजूद उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया। जी, उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कि आप जो है वो IT के फील्ड से बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। फिर आपका जवाब क्या था? आंसर नहीं दे पाए। आंसर नहीं दे पाए। आप उनको कहते मैं ग्रोथ के लिए जाना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, ज़ाहिर है। हाँ, तो यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। बट दे मे बी, हारना नहीं चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हर इंटरव्यू से सीखें। आप जाएं इंटरव्यू में, जब बुलाएं जाएं, एक यूनिफॉर्म बना लें। मैंने तो यूनिफॉर्म बनाया हुआ था इंटरव्यू का, कि जहाँ भी जाना है भाई एक कपड़े रेडी, बिल्कुल कबर्ड में, टाई शाई बिल्कुल मैचिंग की, सब कुछ फिट फाट। जब बुलाएं सेम डे बुलाएं। यूजुअली होता है ऐसे, आपने आज सुबह CV ड्रॉप किया, बाय हैंड देने गए, उन्होंने कहा आ जाएं जी अभी बैठ जाएं इंटरव्यू देने के लिए, या आप कल आ जाएं, आज इंटरव्यू नहीं जी। सेट बेस्ड कंपनी में यूजुअली ऐसा होता है कि सेम डे में कॉल आ जाती, जी आपने CV दिया था सेल्स की पोजीशन के लिए, आप आज फ्री हैं, शाम में आ जाएं। क्योंकि सेठ साहब बैठे हुए होते हैं, शाम में आ जाते हैं फारिग होके वो, तो वो हो जाता है। तो सेम डे अगर आपको बुला रहे हैं और आप रेडी नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो वो चांस आप ज़ाया कर जाएंगे। आपको एक्सक्यूज़ दें, नहीं जी मैं आज इंगेज हूँ, आज मैं नहीं आ सकता, आज वाकई कोई ज़्यादा बिजी हैं आप, तो ठीक है, अदरवाइज़ घर पे बैठे हैं तो आप फौरी उठ के जा सकते हैं, विद इन आवर भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये इस तरह रहेगा, लेकिन डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। आपको ये आपकी लर्निंग है, अभी आपको बहुत आगे तक जाना है, तो इसमें ज़रूरी है कि आप सीखें उस इंटरव्यू से, ना कि डिसअपॉइंट हो कि नहीं जी इन्होंने मुझे बुलाया नहीं IT इंस्ट्रक्टर देख के। ठीक है जी। CV के अंदर आपने अपने
कॉन्टेक्ट डिटेल देने के बाद, एड्रेस देने के बाद अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है उसमें कि आप अपनी समरी देनी है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग यूजुअली लिखते हैं कि हम किस लिए ये क्या करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, पूरे ऐसे लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना एक्सपीरियंस इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, सिंपल से 2-3 वर्ड। लेकिन ये भी जेनेरिक से वर्ड नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिकली जिस इंडस्ट्री के लिए आप अपना CV दे रहे हैं, बैंकिंग के लिए दे रहे हैं, तो आप उसमें लिखें कि आप अपना करियर इसी में परस्यू करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग में दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल का रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो एक मरतबा पढ़ लें, अपना रिज्यूमे अच्छे से पढ़ लें, उसके अंदर कोई भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट होती है उस वक्त जब इंटरव्यूअर के सामने हम बैठे होते हैं और वो ये लोग चेक कर रहे होते हैं आपका इंटरव्यूअर के आपने कहाँ पे क्या स्पेलिंग मिस्टेक की, ग्रामेटिकल मिस्टेक किए, उसको रीफ्रेस कर लें, पढ़वा लें उसको किसी से, 1-2 लोगों से और मज़ीद घर में किसी से या अपने किसी सीनियर से, कि आया उसमें टाइपिंग मिस्टेक हरगिज़ नहीं होना चाहिए एट एनी स्टेज, चाहे आप फ्रेश हो, ये एक्सपीरियंस हो या और कुछ भी, और कोई झूठ नहीं होना चाहिए उसमें, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप उसमें, उसके बाद अपनी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन की चीज़ें हैं वो तमाम आप उसमें ऐड ऑन करेंगे कि आपने मैट्रिक किया, कहाँ से किया। ज़रूरी नहीं है ग्रेड आप लिखें, बहुत अच्छा है तो लिख दें, लेकिन अगर हमारी तरह है तो ना लिखें। आपने लिया हुआ कोई ऐसा ग्रेड जो वाकई बताने जैसा है तो बिल्कुल आप लिखें उसमें। अगर ऐसा नहीं है जो बताते हुए अच्छा ना लगे तो हरगिज़ ना बताएं। इंटरव्यू के टाइम आपसे यकीनन आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वो आपको शो करते हैं, और ग्रेड मैटर नहीं करता, उस पर आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि D आया या C आया, ये कोई मायने नहीं रखता। हाउ एनर्जेटिक यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, ये मैटर करता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, कि आप ख़ुद कितने कॉन्फिडेंट हैं। उस ग्रेड होने के बाद लो ग्रेड आपके आए, फिर भी आप वहाँ पे बैठे हो, फिर भी आप उनको आंसर कर रहे हो रिक्रूटर्स को, ये मायने रखता है। तो वो इग्नोर हो जाता है ये चीज़ कि ठीक है जी आया, कोई बात नहीं। अब तो आप लाइट का भी बहाना कर सकते हैं, कोरोना तो चल ही रहा है, तो कोई इशू नहीं है उसमें। कॉन्फिडेंट रहें, बट इंटरव्यू के टाइम ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद आप अपनी जितनी भी जो भी आपने लिखा है सब्जेक्ट्स क्वालिफ़िकेशन के बारे में, वो ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है वो टॉप पे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने BCom किया है तो वो टॉप पे होना चाहिए, इंटर किया है आपने तो वो सेकंड पे होना चाहिए, मैट्रिक किया है तो वो लास्ट में होना चाहिए। जो भी आपकी करंट डिग्री है वो टॉप पे होना चाहिए। उसमें आप ईयर ज़रूर लिखें किस साल में आपने किया है, और अगर आप BBA के या IT के किसी आपकी क्वालिफ़िकेशन IT से मैच करती है, BBA आपने किया है तो BBA की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है, तो उसके सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करें कि आपने BBA HR में किया, मार्केटिंग में किया है, सप्लाई चेन में किया है या और किसी सेगमेंट में किया है, तो वो ज़रूर मेंशन करें। अगर आपने BCom किया है तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें ITB लिखें और अकाउंट्स लिखें, और उसकी ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक साइंस ज़रूरी है उसमें लिखना आपने, लेकिन इस्लामियात पढ़िए, उर्दू पढ़िए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूजुअली देखा गया है कि वो लिखा होता है वहाँ पे। आप पासिंग ईयर अपना ज़रूर उसमें मेंशन करेंगे, कहाँ किस बोर्ड से आपने किया, सिंध बोर्ड है, कराची बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, KPK है, वो आपने उसके ऊपर मेंशन करना है। इसके बाद यूजुअली हम लोग रेफरेंस में बड़े बड़े नाम लिख देते हैं जी, फ़लाना कैप्टन साहब और एडवोकेट साहब, और तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, वो बात की बात है, वो एक लाइन लिख के यूजुअली हम आगे बढ़ जाएं, इससे ज़्यादा नहीं। और CV आपका बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी नहीं होना चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ, और लेंदी नहीं होना चाहिए। 1 पेज CV होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए मे बी वो 2 पेज पे चला जाए, लेकिन जो फ्रेश हैं उनका CV 1 पेज पे ही होना चाहिए। उसी पे तमाम चीज़ें आपकी इस पर मैंशन होनी चाहिए, और क्लियर, वो टैलिक नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल फॉन्ट में लिखी होने चाहिए जो कि आसानी से किसी की भी पढ़ने में आ सके, ना कि उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फॉन्ट छोटा भी ना हो कि ऊपर नीचे करके देखना पड़े उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें आपके। इसके बाद में आपने एक चीज़ स्कैप हो गई इसमें, रेफरेंस से पहले आपने अपना जो भी वॉलंटरी वर्क किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्काउट्स का हिस्सा रहे, आप किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा रहें, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा रहें,
आप अपने कंपाउंड या अपने जो भी रेजिडेंशियल एरिया उस यूनियन का मेंबर रहें, आपने वो उसमें मेंशन करना है। ये एडिशनल होगा आपके लिए, लेकिन मेंशन आपको इसलिए करना है ताकि आपका CV सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि यू आर अ पार्टिसिपेटर, यू आर अ टीम मेंबर, यू कैन प्ले इन अ टीम, यू कैन पार्टिसिपेट इन सोशली। तो ये आप उसमें मेंशन ज़रूर करें जो भी आपकी अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक में जी मैंने ग्रेड लिया था, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, आप उसमें मेंशन करें। जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको दूसरों से अलग करे, आपने वो मेंशन करनी है पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिव। याद रखिए, जो भी ऐसी अचीवमेंट है आपको कोई स्पोर्ट्स में कोई मेडल मिला है, आपने कोई अचीवमेंट है आपकी, वो आप उसमें ज़रूर लिखें। आप इस लाइब्रेरी का हिस्सा रहें, आप मेंबर हैं, आप उसमें मेंशन करें अपने CV में। उससे मालूम रहेगा, उससे सामने वाले को पढ़ने में रहेगा, सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा कि जी इनको किताबों से लगाव है, पढ़ने से लगाव है। तो ये ज़ाहिर है लाइब्रेरी का मेंबर होना कोई हर कोई नहीं होता। यहाँ तो जाफर तैयार की इतनी बड़ी सोसाइटी है, तो ये भी फुल हो जाना चाहिए था, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से, बट वो नहीं है। तो वो ये चीज़ आपको दूसरों से अलग करती है कि आपके पास मेंबरशिप है यहाँ की और भी किसी ऐसी जगह की जो आप समझते कि एडिशनल एज होगा आपके लिए या आपको दूसरों से मुख्तलिफ करता है, तो वो चीज़ आप उसमें ज़रूर मेंशन करें। ये जितने भी सेगमेंट था, जो भी हमने भी बात करी, ये CV से मुताल्लिक़ थी कि अचीवमेंट आपने उसमें लिखनी है। अभी तक CV के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो मैं फिर कहूँगा कि फिर हम इसको आगे बढ़ाएं अपनी बात को। जी प्लीज़। कवर लेटर जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कवर लेटर है जिस तरह CV हम वर्ड पे बनाते हैं या PDF करते हैं, इसी तरह कवर लेटर भी वर्ड पे ही बनाएं या PDF करें या ईमेल पे, खास तौर हम ईमेल पे ही मेंशन करते हैं कवर लेटर, तो उस तरह करना ही है क्या बेहतर है। और दूसरा सवाल ये है कि जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हम बात करते हैं या वर्कशॉप्स वगैरह है, उसमें हम सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं, या जो वॉलंटियर वर्क की आप जो चाहते हैं उसके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं या इंटर्नशिप वगैरह भी है, उसको आए मेंशन करें। बिल्कुल मेंशन करेंगे। मैं पहले आपके पहले सवाल पे आता हूँ। कवर नोट, बेसिकली कवर नोट एक अटेंशन होता है, एक अट्रैक्शन होता है टू रिक्रूटर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करूँ कि फॉर एग्जांपल कल एक ऐड आता है, संडे के अखबार में एक ऐड आता है, जी हमें एक एडमिन ऑफिसर चाहिए। आप अपना CV देखते हैं, हाँ जी एडमिन की सारी लिखा हुआ जी 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, आप सारे क्राइटेरियाज का मीट करते हैं। आपने उठाया वर्ड फॉर्मेट पे ही बनाए जो आपको आसानी से, जिस पे आपकी एक्सपर्टीज़ हैं आप उस पर बनाएं। अगर तो आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल पे आप लिख देंगे सब्जेक्ट लाइन में पहले तो पोजीशन लिखना हरगिज़ ना भूलें, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करें, चाहे ऐड में लिखा हो ना लिखा हो, चाहे एक ही पोजीशन हो, लेकिन आपने उसके सब्जेक्ट लाइन के अंदर आपने ज़रूर लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर, चाहे किसी भी उसके लिए अप्लाई करें। यूजुअली ऐड के अंदर लिखा होता है, अगर ना भी लिखा है आपने अप्लाई जब कर रहे हैं तो आपने लिखना है उस पर। ईमेल आप स्टार्ट करेंगे, कवर नोट आप स्टार्ट करेंगे विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, डेटेड जो भी है, XYZ जो भी न्यूज़पेपर हो, उसका रेफरेंस देते हुए आपने बताना है कि यस माय नेम इज़ Jarar Hussain, I have experience in the field of administration and exposure with the organization of फलाना फलाना, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने वो उस पर अपना पूरा प्रोफाइल लिखना है। वो आपने जिस तरह आप फर्स्ट पेज पे CV के ऑब्जेक्ट और समरी लिखी है, आपने उसको एलिब्रेट करना है और ज़्यादा मज़ीद उसको आपने ब्रीफ अपना इंट्रो देना है इसके अंदर। बेसिकली कवर लेटर भी आपका इंटरव्यू होता है, इंट्रो होता है बेसिकली वो, कि आप उसमें उस कवर लेटर में क्या कहना चाह रहे हैं, CV में क्या होगा वो आप समरी देते हैं। जिस तरह कोई भी रिसर्च आप उठा लें तो उसकी फर्स्ट पेज पे ही सारा आपको एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसका केस रिसर्च में क्या है, तो वो CV के ऊपर होता है। और जब आप ईमेल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप ईमेल के में ही आप लिख सकते हैं अपने कवर लेटर को विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, और वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट आपने अखबार में देखा, लिंक्डइन पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, फेसबुक पे देखा, उसका रेफरेंस देते हुए आप लिखेंगे। और अगर आप हार्ड कॉपी में अप्लाई कर रहे हैं, बाय डाक के थ्रू या बाय हैंड आप लेके जा रहे हैं,
तो आप उसमें भी उसी तरह से वर्ड के फॉर्मेट पे A4 साइज़ पे आप इसी पेज, ऑफ साइड नहीं होना चाहिए पेपर आपका A4 हो, लीगल पेज या और कोई छोटा बड़ा साइज़ का पेपर नहीं होना चाहिए। जब भी CV कवर लेटर जाए तो दोनों एक ही साइज़ के पेपर होना चाहिए, ना कि अलग अलग और रंग बिरंगी होना चाहिए। और आपका दूसरा सवाल था कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं, इंटर्नशिप के जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो आप कहाँ पे मेंशन करेंगे? वो आप अपनी एजुकेशन के नीचे ही मेंशन करेंगे, अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन के अंदर। यहाँ ज़्यादातर मेजॉरिटी फ्रेश की थी, तो अगर आप इंटर्नशिप की बात करें तो कितने वीक की आपने की है, कहाँ से की है, वो आप उसमें ज़रूर मेंशन करें, किस पीरियड में आपने की है। क्योंकि यूजुअली 6 वीक की इंटर्नशिप होती है, तो वो अब आप डी फॉर्म कर रहे हैं या आपने फिजियोथेरापिस्ट किया है या आपने और कोई कोर्स किया है या जो भी, वो आप उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। आप किसी स्काउट का हिस्सा हैं तो वो भी आप उसमें अपने मेंशन करेंगे। जो बिल्कुल आपने CV के ऊपर नहीं करना है, जो एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे बैठे हैं या जो भी काम कर रहे हैं या जिन लोगों ने अभी अपना करियर स्टार्ट किया, मैं उनको बताता चलूँ कि अपने CV के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट गैप होता है वो हरगिज़ ना शो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2-3 महीने कहीं काम किया और प्रोविज़न पीरियड में ही आप लेफ़्ट कर गए और किसी और ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन कर लिया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि जी ये तो 2-4 महीने में ही गायब हो जाते हैं। ना उसका जिक्र करने की ज़रूरत है आपको इंटरव्यू सेशन में। अगर आपसे सवाल, जब आप लिखेंगे नहीं तो आपसे सवाल भी नहीं होगा। और इंटरव्यू सेशन पे जब आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरव्यू में आंसर किस तरह करना है इस बात का। अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन करनी है आप लोगों ने अपने CV के ऊपर। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया उसमें ईमेल आईडी आप अपनी ज़रूर बनाइए, और अगर नहीं है तो और ये जाफरी 123 और किंग 450 ये जो आईडीज़ हैं इसको आप अपने थोड़ा सा क्या कहेंगे मैच्योर आईडीज़ बनाएं। इस तरह की जोकर वाली आईडी हरगिज़ उसके ऊपर अपने CV पे कम से कम मेंशन ना करें, अपने दोस्तों के लिए छोड़ दें। वो अपने CV के लिए एक अलग डेटा बैंक बनाएं, और जो भी CV किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए आप बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भी इन साहब ने सवाल किया था कि जी टीचिंग मैंने लिख दिया और मुझे नहीं, तो आप अगर बैंक के लिए दे रहे हैं तो वो CV आपके फ़ोल्डर में मौजूद होना चाहिए। अपने CV को आप जब भी इसको सेव करेंगे अपने सिस्टम में उसको डेट वाइज सेव करेंगे, और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने दिया है वो अपने पास सेव रखेंगे, और उसी का प्रिंट लेके आप जाएंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम CV नहीं जाएगा, आपने उसको मॉडिफाई करना है उस ऑर्गेनाइजेशन और उस ऐड के अकॉर्डिंग जो अखबार में आपने कल देखा। जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बात हो रही थी एडमिन ऑफिसर की, जो अखबार में ऐड आया उसकी, तो अगर एडमिन की बात हो रही है तो आप सारी चीज़ें उसमें एडमिन की लिखेंगे, HR की कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। ऑल्दो कि आप सपोर्ट पे काम कर रहे होंगे स्टाफ की हायरिंग में, जी लाइनें लगवाना, इंटरव्यू करवाना, इंटरव्यूअर अंदर बैठा है तो आप एक एक करके सबको भेज रहे हैं, एडमिन का भी काम होता है ये सम टाइम, लेकिन आपने हरगिज़ वो मेंशन नहीं करना। जब बात हो रही है एडमिन की, एक पोजीशन की बात हो रही है, तो आपने सिर्फ एक पे ही रुकना है, ना कि इंटरव्यूअर को और पढ़ने वाले को इधर उधर डाइवर्ट होने देना है। उसको आपने एक ही जगह इंगेज रखना है, एडमिन ऑफिसर। आपने वही तमाम बातें अपने CV के ऊपर करनी है। जो भी CV आप कहीं ड्रॉप करेंगे, कहीं पे भी देंगे, उसको उस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मॉडिफाई करना है और उसको अपने पास सेव रखना है। और वो फोल्डर का नाम आप जो भी रखें ऐसा रखें जो आपको याद रहे, और उस CV का नाम उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रखें, उसकी डेट से रखें, ताकि जिस वक्त आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको मालूम हो कि आपने कब अप्लाई किया था और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने ये किया था। बहुत ज़रूरी है। सम टाइम कॉल आती है 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपको नहीं मालूम होता कि आपने CV कौन सा वाला सबमिट कराया था, किस फॉर्मेट पे आपने सबमिट कराया था। वो आपके पास कॉपी उसकी होना चाहिए, और इंटरव्यू में जाएं तो अपने साथ उसको कैरी करें, आपके लिए आसानी है। सम टाइम वरना इसी में लाइन लग जाती है कि जी CV नहीं मिल रहा। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जी इंटरव्यूअर बैठा है और CV नहीं मिल रहा है सबके, ऑल्दो कि वो सामने वाले रिक्रूटर के पास मौजूद है, बट क्यू में बैठे हैं और वहाँ पे ऑफिस बॉय लेके घूम रहा है, पता नहीं है कि CV किधर है। तो अपने साथ एक इसकी कॉपी
ज़रूर लेके जाइए। जो एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपका जो भी CV अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिस पोजीशन के लिए कर रहे हैं, जो भी आपकी करंट पोजीशन है वो फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, और उसकी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। ऑल्दो कि उनका सेकंड पेज भी यूज़ हो सकता है, डिटेल ज़्यादा हो, 2-4 जगह अगर काम किया हुआ है तो उसकी डिटेल या CV ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो लेकिन जिस करंट पोजीशन के लिए आप दे रहे हैं वो फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। इंटरव्यूअर को हमने किसी भी तरह जाने नहीं देना है, या जो भी रीडर है या जो भी आपको शॉर्टलिस्ट कर रहा है उसको कोई भी चांस नहीं देना है, ज़ीरो एरर पे रखना है कि उसको इतनी जहमत ना हो कि वो पलट के देखे आपका CV। फर्स्ट पेज पे आपकी वो चीज़ होना चाहिए जिसके लिए आप ये अट्रैक्ट करे उस पढ़ने वाले को कि मैं इनको क्यों बुलाऊं, तो उसका जवाब इसके ऊपर होना चाहिए कि आपको क्यों बुलाएं। यू हैव अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यू हैव अ रेलेवेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, यू हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये तमाम चीज़ें फर्स्ट पे होने चाहिए आपकी, ना कि उसको आपको कॉल करने के लिए इसको पलट के देखना पड़े, जी अच्छा ठीक है आपकी एज क्या है वो पीछे जा रहा है, नहीं जी, बाकी सारी चीज़ें आप पीछे ले जाएं। जो उस ऐड के अकॉर्डिंग जो भी आप इस ऐड की रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट पे होना चाहिए आपकी, कि उनको पलटने की भी जहमत ना हो कि नहीं जी आपके लिए पेनफुल CV नहीं होना चाहिए कि आप ढूंढ रहे हैं उसमें कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है। यूजुअली देखा गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पीछे जाके देख रहे होते हैं, लास्ट में कहीं मोबाइल नंबर लिखा है, और याद रखिए कि जो अल्टरनेट नंबर का कहाँ है वो भी टिप इसी के अंदर है कि आपके फर्स्ट पेज पे ही होना चाहिए। ये फॉलो अप करना है, आपने फॉलो अप करना है बट नॉट वेरी मच स्ट्रांग, पीछे नहीं पड़ जाना CV दे के, थोड़ा सा टाइम देना है। यूजुअली एड्स में होता है कि जी एक सर्टन डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल अगर कोई ऐड आता है तो उसके 10-12 दिन का एक टाइम होता है, वो टाइम लैप्स होने दें, गुजरने दें, उसके बाद आप फॉलोअप कर सकते हैं। अगर आप ईमेल पे लिख रहे हैं तो आप ईमेल पे उनको फॉलोअप कर सकते हैं कि सर एनी अपडेट रिगार्डिंग द इंटरव्यूज़, कब शेड्यूल हो रहे हैं, सॉफ्ट रिमाइंडर, बहुत थोड़ा सा ऐसा ना हो कि सामने वाला इरिटेट हो जाए, ये फॉलोअप रखना है आपने। अभी तक किसी को कोई और सवाल हमारे CV की या रिज्यूमे की से रिलेटेड तो प्लीज़, ताकि फिर हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, अपने इंटरव्यू की तरफ लेके जाएं। कोई सवाल नहीं? अखबार में ऐड देखने के बाद संडे का यूजुअली सभी पढ़ लेते हैं, डॉन और जंग, उसमें टाइम दिया हुआ होता है जैसे मैंने भी आपको बताया 10 दिन का, 12 दिन का, तो 11th आवर का वेट नहीं करना आपने कि जी अभी तो 10 दिन है कर देंगे, ये वेट नहीं करना है आपने नेक्स्ट डे कर देना है या 1-2 दिन के बाद कर देना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप 11th आवर बैठे हैं और जी अप्लाई कर रहे हैं, अरे आज तो 12 तारीख़ है डेट की, आज लास्ट डेट है, आज आपने अप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर इस वक्त होता ये कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें तो ट्रैफिक, जो IT के लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि ट्रैफिक मींस कि बहुत ज़्यादा ईमेल का फ़्लो होता है तो इनबॉक्स फुल हो जाता है, और अगर वीकेंड है फॉर एग्जांपल आज की अगर हम बात करें और आज उसकी लास्ट डेट होनी है तो सब आज 12 बजे तक बैठ के कर रहे होंगे उसको, तो बहुत ज़्यादा इनबॉक्स फुल हो जाता है, बाउंस बैक होने का डर होता है। फिर अगले दिन तक कॉल आ रही होती गई नहीं गई, तो आप 1 दिन ले लें, 2 दिन ले लें, लेकिन उसको विदिन 2 और 3 डेज़ में अप्लाई कर दें, ना कि आप एंड का इंतज़ार करें जी जब सब दे देंगे। तो TCS भी कर रहे हैं आप या बाय हैंड भी दे रहे हैं तो आप पहुँचा दें उसको। ज़्यादा चांस होता है कि जो शुरू के CV आ रहे होते हैं वो पहले स्क्रूटनाइज हो रहे होते हैं, वो पहले शॉर्टलिस्ट हो रहे होते हैं, जो एंड में आते हैं उनकी बारी एंड में आती है, और पोजीशन ही अगर 4-5 हैं और CVs आए में थाउजेंड्स में तो वो आगे तक नहीं जाएंगे। उनका काम अगर 100-150 CV पढ़ने के बाद हो जाता है, उनको एप्रोप्रिएट कोई भी कैंडिडेट मिल जाता है जो एग्जैक्टली फिट होता है और आप भी होते हैं, तो आपको आपके लिए वो 1400-1500 CV नहीं देखेगा, उसका 100-200 में काम हो गया, वो बोलेगा बस ठीक है यहीं पे एंड करो इसको। और यूजुअली हमारे यहाँ पोजीशंस भी इतनी ही होती, इससे ज़्यादा होती भी नहीं है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। आपने ऐड देखा है ठीक है, संडे आप इंजॉय करें, बट जैसे ही आपका नॉर्मल वीक डेज स्टार्ट हुआ, आप यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, ईमेल सबके पास है, सब कुछ मोबाइल पे अभी, तो
तो आप उसको कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही आखिरी टाइम का इंतज़ार करें। कोई सवाल या आगे बढ़े इंटरव्यू की तरफ? आप में से किसी का कोई सवाल? क्लियर है सबको अभी तक? जी प्लीज़। सर जैसे अगर आपकी डिग्री किसी और फील्ड में और आपका एक्सपीरियंस किसी और में, वो भी 2-3 साल का, तो फिर आप उस एम्प्लॉयमेंट गैप को जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप मेंशन करेंगे सीवी में तो वो आपसे कहेंगे कि आप दूसरी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे एम्प्लॉयमेंट गैप का, बिल्कुल करेंगे। इसका क्या हल है? देखें जी, ये तो बात उस वक़्त की होती जिस वक़्त आप बिल्कुल पास आउट हुए हो और आप प्रीवियसली जॉब करते हुए आ रहे हो, तो आप कहते हो जी बहुत मुश्किल होता है लोगों को ये इनकरेज करना इस चीज़ पे या उनको स्टार्ट करना कि नहीं जी आप अप्लाई करो और सेम फील्ड में रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ नहीं जी मैंने पढ़ा तो HR है, काम में कर रहा हूँ मार्केटिंग में, तो मिसमैच होती है सारी चीज़। या तो हम पहले सेलेक्ट कर लें कि जी हमने पढ़ना क्या है और हमने करना क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ना कि ये मार्केटिंग है और ये HR है, दोनों का कोई आपस में कोई भी कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल्दो के HR सारे सेगमेंट को करता है, HR बिजनेस पार्टनर्स आ गए हैं अब तो, बट फिर भी HR की टोटली फील्ड अलग है। एक्सपीरियंस मेरा मार्केटिंग का है, तो इंटरव्यूअर आपसे यकीनन पूछेगा कि आप यहाँ पे क्यों गए। तो जो भी अच्छा रिक्रूटर है वो अपने काम सीधा करने के लिए दूसरों का बेड़ा गर्क नहीं करता। वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केटिंग के हो और HR में आप का इंटरव्यू हो रहा है तो वो आपको कॉल ही नहीं करेगा। अगर कॉल करता है तो आपको अगर दे भी रहे जगह तो ना आप सेटिस्फाई होगे ना मैं सेटिस्फाई होऊंगा एज रिक्रूटर, और उस वक्त तक आपकी जॉब ठीक नहीं चल पाती जब तक जॉब सेटिस्फेक्शन ना हो। जॉब सेटिस्फेक्शन मीन्स कि या तो आपकी क्वालिफ़िकेशन मिसमैच हो या सैलरी आपको कम मिल रही हो जब भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, ज़्यादा मिल रही है आपको जब भी आप नहीं होते। एक यहाँ और यहाँ एक आपकी पल्पिटेशन होती रहती है कि नहीं यार ये तो अनजस्टिफाई है, इतना मैं काम नहीं कर रहा जितनी मुझे सैलरी मिल रही है, तो वो ज़्यादा अरसे नहीं चल पाता। 4 महीने, साल, 1.5 साल लॉन्ग रन में नहीं होता इस तरह। या तो आप खुद जॉब छोड़ देते हो या आपको ऑर्गेनाइजेशन खुद ऑफिस कह देती है। इसको आप जस्टिफाई इस तरह कर सकते हो, आप अपना करियर स्विच कर रहे हो, नहीं जी मैंने इस फील्ड में जाना है, मेरी स्टडी कोर ये है, मैंने HR में जाना है, मैंने पढ़ा HR है और मैं सप्लाई चेन में काम कर रहा हूँ, तो नहीं अब ये बहुत हो गया, इससे आगे ये नहीं चल सकता, ऑल्दो कि मैं अपना स्विच करके यहाँ आना चाहता हूँ। आप फ्रेश तो नहीं कहलाओगे क्योंकि ऑफिस का जो डेकोरम होता है वो सबके लिए सेम होता है, चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, HR हो, सप्लाई चेन हो, सबके लिए सेम होता है। फैक्स मशीन यूज़ करना शायद फ्रेश स्टूडेंट को ना आए लेकिन आपको आ जाएगी। ईमेल लिखने का तरीक़ा क्या है वो मार्केटिंग वाला भी लिख लेगा, HR वाला भी, लेकिन फ्रेश नहीं लिख पाता। तो आप उसमें इस तरह से आपको वो एज मिल सकता है कि ठीक है जी इनको हम कंसीडर तो करते हैं लेकिन एज फ्रेश कैंडिडेट, नॉट एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। बट ये डिसाइड करना उससे पहले का है जिस वक्त आप जॉब कर रहे हैं। और थोड़े टाइम, ये सबके लिए एडवाइस होगी, मैं सबको यही कहता हूँ कि जी थोड़े टाइम के लिए अगर आप कहीं से स्विच कर रहे हैं या जॉब आपने छोड़ दी है तो ज़ाहिर है 10 मसले होते हैं, घर का बिल भी देना है, खाला की BC भी भरनी है, अम्मी को भी पैसे देने, बहन को भी देने, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी भरनी है। तो उसके लिए अपना करियर दाव पे ना लगाएं कि नहीं जी मैं HR में कर रहा हूँ, अभी मैं जॉबलेस हूँ पिछले कोई 1 महीने से, तो मैं कहीं पे भी कर लूँ। ऐसा ना करें, वेट करें। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये कहना वेट करें, और वेट मुश्किल भी होता है, ज़ाहिर है रोज़ाना जॉब वालों का तो यही होता है, सैलरी के ऊपर सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन वो जो आपका इंतज़ार होता है वो आगे के लिए होता है, क्योंकि आप इतना इफ़ेक्टिवली अप्लाई या इंटरव्यू पे नहीं जा सकते ऑन द जॉब अगर आप घर पे बैठे हो तो आप आसानी से किसी भी वक्त आप चले जाते हो, और उस वक्त आप स्ट्रगल ज़्यादा तेज़ी से कर रहे होते हो एज़ कम्पेरेटिवली जब आप जॉब पे होते हो। उस वक्त आप नहीं कर रहे होते, हाँ ठीक है कर लूँगा अप्लाई, देख लूँगा, कर लूँगा। लेकिन जिस वक्त आप घर पे होते हो तो आपको ये होता है नहीं भाई मुझे तो कुछ करना है, मुझे तो इसी फील्ड में जाना है और मुझे जाना है। फिर आप प्रेफरेंस भी लगा रहे होते हो, दोस्तों को भी कह रहे होते हो, रिश्तेदारों को भी कह रहे होते हो, तो वो आपका आइडियल टाइम होता है। और वही टाइम होता है कि आप अपना ट्रैक स्विच ना करें, आप अपने ट्रैक पे रहें। अगर आप HR पढ़ रहे हो, अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो उसी में जॉब करो। फॉर अ सर्टेन टाइम आपको वो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपका प्रोफाइल ख़राब नहीं होगा,
दूसरा आपका जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है आपका, वो मल्टीप्लाई होगा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, वहाँ का HR का सिस्टम चेंज है, सरकारी इदारा है, ज़ाहिर मोटी मोटी फाइलें वो रिबन वाली। प्राइवेट में काम करो, सनोफी में काम करो तो पेपरलेस काम है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, आपको जो एक्सपीरियंस है वो मल्टीप्लाई होता है उससे। तो हरगिज़ स्विच ना करें जिस फील्ड में वंस डिसाइड कि आपने जाना है किस में, आपने पढ़ना है क्या है, फिर उसी में रहें, उसके अलावा उसको चेंज ना करें। और कोई किसी के सवाल? इंटरव्यूज़ पे आते हैं। इंटरव्यूज़ की काफ़ी सारी टाइप्स हैं और जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो उसके ऊपर बात करते हैं। रिसर्च के लिए भी इंटरव्यूज़ होते हैं, केस स्टडीज़ के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं। आप लोगों का जॉब इंटरव्यूज़ के लिए मैं टिप्स देना चाहूँगा कि किस तरह उस अपने आप को एप्रोप्रिएट वे में आंसर करना है रिक्रूटर का। क्या आपने उसको शो करना है कि वो आपको क्यों ले अपने पास। बहुत सारे, पहला सवाल ही यही होता है इंटरव्यू में, हाँ जी अपने आप को डिस्क्राइब करें, टेल मी अबाउट यू सेल्फ, एंड इस तरह का एक सवाल होता है बड़ा कॉमन। और लोग उसमें शुरू हो जाते हैं जी 4 महीने 2 भाई हैं यहाँ रहते हैं। ज़रूरत नहीं है। उसने आपके बारे में पूछा, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपकी एज क्या है, आपने कितने मेडल लिए, आपका क्या ग्रेड आया, आप ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। आपके वालिद साहब क्या करते हैं, ये समटाइम पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। ये बिल्कुल आप बता सकते हैं अपने सेल्फ इंट्रो में कि क्या करते हैं वो, कहाँ से रिटायर हैं, आर्मी से हैं, कहाँ से, वो आप बिल्कुल बताएं और फ़ख्र से बताएं, चाहे जो काम करते हो उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो भी कहें वो सेम CV वाली बात है, जो भी आप कहें उसमें सच का एलिमेंट होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। वो फिर आप छुपाते ही रहेंगे जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, ना लिखने में हो ना आपके बोलने में हो, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। वो कॉपी आप ज़रूर लेके जाएंगे। इंटरव्यू में जाने से पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, आपको बुला रहे हैं, जी आ जाएँ आप फ्लोर मैनेजर बन जाए हमारे पास, और आपने 3 महीने पहले उनको अप्लाई किए, उसके लिए दिया हुआ था, तो वो आप जाएंगे अपने इनबॉक्स पे, आप निकालेंगे उसको, उसका प्रिंट लेंगे, उसको पढ़ेंगे कि आपने क्या क्या उसमें मेंशन किया था, आपने JDs क्या बताई थी, या आपने फ्रेश लिखा था उसके ऊपर। वो पढ़ेंगे और इम्तियाज़ के अपने बारे में पढ़ेंगे आप कि इम्तियाज़ स्टोर कब ओपन हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, मज़ीद आगे वो क्या करने जा रहे हैं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि यूजुअली आपसे एंड में ये पूछा जाता है, जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल आपका हमसे करने के लिए तो बताएं। तो यूजुअली लोग पूछ रहे होते हैं, सर हम टाइमिंग क्या है, छुट्टी कितने बजे होती है, लंच मिलता है, सैलरी क्या होगी। तो ये सवाल हरगिज़ ना करें। अभी आप आए हैं नहीं और छुट्टी की पड़ गई है आपको, जी आप कब होगी छुट्टी, टाइमिंग क्या है, तो ये पूछने वाला सवाल नहीं है। पूछने वाला सवाल ये है कि इम्तियाज़ की नई ब्रांच कहाँ आ रही है, आपका नया प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो रहा है, ये आप पूछ सकते हैं। वो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो SAP लॉन्च कर रहे हैं, वो ई-कॉमर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। हरगिज़ ना पूछें सैलरी, तो हरगिज़ ना पूछें कि जी सैलरी क्या होगी। वंस इनिशियल आपका इंटरव्यू है, आप अपना वो इम्प्रेशन दें, वो आप उनके छोड़ के जाएं अपना, कि दूसरों से अलग नज़र आएँ। ऑल्दो कि ये सवाल मे बी आप पूछें ना पूछें, लेकिन नहीं पूछ रहे ना पूछें, लेकिन अगर पूछ रहे हैं तो ऐसा सवाल होना चाहिए जो माकूल लगे, ना कि टाइमिंग के ऊपर बोलेंगे भाई ये नहीं आया अभी और अभी से पूछ रहा है कि छुट्टी कितने बजे होगी। हरगिज़ नहीं। ये करना है अपने इंट्रोडक्शन, जितना आप सवाल किया गया है आपसे, आपने उतना ही जवाब देना है। आपसे पूछा गया है आपकी लास्ट डिग्री क्या है, तो आपने इनको यही कहना है, जी मैं लास्ट डिग्री मेरी BCom की है, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया और 2020 में किया है। अब आगे इसमें से लगा देंगे मैं वहाँ पे जी APMSO में भी था, वहाँ पे मैं ये भी करता था, मैं फिर ट्यूशन में नहीं यहाँ से लिया, तो ये सवाल नहीं है उनका। उनका सवाल ये है कि आपकी लास्ट डिग्री क्या है, तो आपकी BCom की डिग्री जो आपने कराची यूनिवर्सिटी से 2020 में ली, ये इसका कंप्लीट आंसर है। जितना सवाल है उतना ही जवाब देंगे। इंटरव्यू में जाने के लिए आप, उसका भी तरीक़ा है, आप कोई भी फ़ंकी कलर पहन के नहीं जाएंगे, ऐसा जो आपके ऊपर अजीब लगे।
कोई भी नया कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करें कि मैं लग कैसा रहा हूँ। सारी टेंशनें छोड़ के आएंगे, ना इंटरव्यू से पहले ना इंटरव्यू के बाद। कमिटमेंट नहीं रखेंगे आप कि ठीक है मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम टेंशन नहीं लो। पता चला 2 घंटे आपको वहीं हो गए और पीछे आपका फ़ोन बज रहा है, और साइलेंट पे रखेंगे अपना फ़ोन, बज भी रहे तो वो आपको सिर्फ इरिटेट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो ख्याल रहे इंटरव्यू से पहले ना आपने कोई कमिटमेंट रखनी है, ना उसके बाद आपने रखनी है, वरना आपका दिमाग सारा, आपकी जो अटेंशन होगी वो आपकी वहीं पे लगी होगी कि जो मैंने यहाँ से फारिग होना है और वहाँ जाना है। कैसे जाना है? बस में जाना है, बाइक पे जाना है, पेट्रोल नहीं है, ये हो सकता है पंक्चर हो गई, वहाँ टाइम 2 घंटे का दिया हुआ था, 3 घंटे आपको इंटरव्यू में लाइन में लग गए। तो ऐसा नहीं करना है आपने, किसी टेंशन में नहीं। ठीक है जी, नए कपड़े नहीं पहनने, कपड़े वो पहनने आपने, शूज़ वो पहनने जो कंफर्टेबल हो आपके लिए, जिसमें आप अपने आप को फील करें यस आई एम ओके। ठीक है जी, जैसे चाहे आप उसको, ना यहाँ से इधर से हो रहे हो, ना छोटी हो रही है आस्तीन, कलर ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरे ज़रूर होना चाहिए, पुराने हो चलेगा, जिसमें आप ख़ुद को अच्छे लगें, बाकी को लगे नहीं लगे खैर है। टाई होनी चाहिए अगर आप ऐसी पोजीशन के लिए जा रहे हैं जिसमें आप समझते हैं कि जैसे कस्टमर रिलेशन ऑफिसर्स की पोजीशंस होती हैं जो डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग की होती है, उसमें टाई की ज़रूरत होती है, समटाइम यूनिफॉर्म में भी होती है, तो बिल्कुल पहन के जाएं आप। और बिल्कुल जो उसका अटायर होता है यूनिफॉर्म, जिसे मैं कहता था, तो वो आपका एक रेडी होना चाहिए कि सेम डे भी कोई आपको बुला रहा है कि जी आप आज शाम को आ जाएं, सेठ साहब बैठे हैं आप, तो वो आप चले जाएं, बोले यस आई एम कमिंग, कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इस तरह का उज़र नहीं। सीवी ड्रॉप करने के बाद इंटरव्यू कॉल का वेट होता है, सबको होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरव्यू कॉल अटेंड कैसे करनी है। कोई भी बाइक पे जा रहा है, रश हो रहा है, आपने हेलमेट में लगा लिया जी, तो ऐसा नहीं, रुक जाएं, साइड में हो जाएं, माजरत कर लें सामने वाले से, जी आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, मैं साइड में कर लूँ, या ड्राइव कर रहा हूँ, मैं इशारा फैसल पे हूँ। तो आपकी भी सेफ्टी है इसमें, और सामने वाले को भी लगेगा किसी तरीके के बंदे से बात कर रहे हैं। और अगर आप घर में हैं तो बच्चे पीछे से नहीं रोने चाहिए, ना अम्मा पीछे से आवाज़ दें। याद रखिएगा, आप साइड में हो जाएं अपना फ़ोन लेके, या 2 मिनट के लिए होल्ड पे लगाएं, उनको कहें जी सर 1 मिनट दें, मैं ज़रा साइड में आया हूँ ताकि मुझे आपकी वॉइस क्लियर आ जाए। और वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो अंदाजे से बात नहीं करें, वो पूछ कुछ रहा है, आप जवाब कुछ दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछ रहा है आपसे कि आप आ सकते हैं दिस टाइम, तो आप यस और नो में उनको आंसर करें, और माहौल थोड़ा सा वहाँ पे साजगार हो आपके लिए बात करने जैसा, ना कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो। ऑल्टरनेट नंबर देने का मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि ऑल्टरनेट नंबर होना चाहिए, ताकि आप अगर नहीं रिसीव कर पा रहे तो आपके दूसरे नंबर पे कम से कम आपको मैसेज मिल जाए। तो कॉल बैक करना एथिकली भी है, बनता है कि जी अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो आप उसको कॉल बैक कर लें। और PTCL नंबर पे ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि यूजुअली ऑफिस के जो नंबर्स हैं, जो इंटरव्यूज़ की कॉल्स हैं, वो आपके PTCL नंबर से आती हैं। तो इस पर कॉल बैक ज़रूर कर लें जिस वक्त आप इस स्टेज पे हों कि जी आपको ज़रूरत है जॉब की और आप इंटरव्यू के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कॉल पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है इसमें, और आपकी अपनी जो फिज़ीक की जो एनर्जी है वो बहुत मैटर करती है इसमें। इंटरव्यू तो आपका स्टार्ट होगा अभी, ये सिर्फ उसका डेकोरम में बता रहा हूँ कि किस तरह आपने सामने वाले को बताना है। ना आपने टेक लगा के बैठना है बिल्कुल साइड में, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना। आपने अपनी स्पाइनल को सीधा करके बैठना है, बिल्कुल अटेंटिव। ऐसा ना लगे कि आप कह रहे हो नहीं जी आई एम वेरी मच एनर्जेटिक एंड, और यूँ बैठे हुए एनर्जेटिक, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल अटेंटिव कि यस आई एम रेडी टू डू वाला जो एटीट्यूड होता है ना, यस आई कैन वाला, टू डू वाला, कि यस मैं कर सकता हूँ, वो होना चाहिए। आपको इंटरव्यू में जो सवाल होगा वो नेगेटिव में ही आएगा। 12 घंटे दोगे, 12,000 रुपये मिलेंगे, जाने का टाइम नहीं है, आने का है, सुबह 8 बजे आना। तो इस पे वो ये नहीं देख रहे होते कि जी इनसे कराना है 14 घंटे काम, 12,000 ही देने। वो ये सिर्फ आपकी जो फेस होता है ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो रही है उस वक़्त की होती है, वो देख रहे होते हैं। 12 घंटे ये वाला एटीट्यूड देख रहे होते हैं। तो आपने इस यूँ 12 घंटे इसको आपने कहना कोई मसला नहीं सर 14 घंटे भी करेंगे,
आपने रिप्लाई उनको इस एटीट्यूड पे देना, यस, अपनी एनर्जी दिखा के। 12 घंटे मसला ही नहीं है सर, कर लेंगे। 12,000 मसला नहीं, कर लेंगे, आगे तो बढ़ेगी, क्योंकि आपकी फर्स्ट जॉब है। 12,000 मिलते हैं, कोई बात नहीं, पैसों पे ना जाएं। जिस स्टेज पे आप लोग हैं अभी, मेजॉरिटी, कुछ सीनियर्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपने घबराना नहीं है उनके इस सवाल से। 12 घंटे ठीक है, कर लेंगे, वो सिर्फ आपका एनर्जी लेवल चेक कर रहे हैं। 12 घंटे कहीं पे भी नहीं और 12,000 भी कहीं पे भी नहीं है। 12 घंटे तो शायद है, लेकिन 12,000 कहीं नहीं है। वो अपने स्केल पे ही देगी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना स्केल पे ही सैलरी देती है। ऑल्दो वो आपसे नेगोशिएट करते हैं कि कितने कम में आप आ सकते हैं और कितने कम में काम कर सकते हैं। वो आपका उस वक्त का एटीट्यूड देख रहे होते हैं, आपकी एनर्जी देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपने कल्चर में फिट बंदा चाहिए होता है। तो ऐसा बंदा जो लेज़ी हो, इंटरव्यू में ही थका हुआ हो, 12 घंटे, तो वो जो 12 घंटे है ना, वो आप घंटी बजा देंगे और आप आउट। तो आपने घबराना नहीं है इस चीज़ से। यस सर, रेडी टू डू वाला एटीट्यूड रखना है। वो बोलेंगे बहुत काम होता है, यहाँ पे टेबल भी खुद ही साफ़ करनी है, कोई ऑफिस बॉय नहीं है, चाय भी खुद ही बनानी है। तो सही है सर, बना लेंगे, मसला नहीं, घर पे भी बना लेते हैं। ये चाहिए होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। हम लोग तो कहते थे 12 का पाना चाहिए, जो कहीं पे भी फिक्स हो जाए। उससे आपको सीखने को बहुत मिलता है, और ये यूजुअली सेट बेस्ड कंपनी में होता है। मल्टीनेशनल में आपको ऐसा एटीट्यूड नहीं मिलेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पे स्केल ख़राब करने की कोशिश करती है। अगर आप उनसे कह भी देते हो कि नहीं जी ठीक है, मैं 12,000 में आ जाता हूँ, तो वो आपको रखेंगे उसी स्केल पे जिस पे उन्होंने और अपने स्टाफ को रखा होगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वही जॉब सेटिस्फेक्शन वाला इशू जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो फिर आपकी तरफ रहेगा। जब आपके साथ का काम करने वाला जो कि सेम स्किल्स आपके रखता है, क्वालिफिकेशन आपके जैसी रखता है, काम भी आपके जैसे कर रहा है और 20,000 ले रहा है और आपको वो 12,000 दे रहे हैं, तो आप वहाँ नहीं टिकोगे, आप सर्चिंग स्टार्ट कर दोगे। इक्वल मिल रहा है तो आप कहोगे ठीक है, मैंने तो 12 मांगे थे, यहाँ तो फिर भी इस मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा वहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। याद रखिएगा, आपके सिर्फ वहाँ पे यही चेक हो रहा होता है कि आप आंसर किस तरह करते हो, काम क्या करना है क्या नहीं करना। आपको पैकिंग की जॉब पे लगाना है उन्होंने, कि हाँ जी बस ये आइडियाज़ पे बैठे हैं आप और आपने ये कपड़े ही पैक करने बने, लेकिन आपको सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये हमारे कल्चर में मिसफिट तो नहीं है, क्या इस तरह से काम कर सकता है जिस तरह हम लोग काम लेते हैं। तो वो एटीट्यूड आपने जाहिर करना है, टू डू वाला, कि यस आई एम रेडी टू वर्क। अपना इंटरेस्ट शो करना है कि यस मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हूँ। वो किस तरह शो होगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से होगा, आपके जो भी आंसर्स हैं उससे मैच हो रहा होगा, आपकी जो भी बात होगी, वो आपकी जो अटायर है, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका स्टाइल है बोलने का, वो उससे ज़ाहिर हो रहा हो कि यस यू आर इंटरेस्टेड। तो कॉल आ जाएगी, अदरवाइज सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे, ये वाला आंसर आ जाता है। फिर एक रात पहले ही आपने अपना सारी चीज़ें रेडी करके रख लेनी है। अगर इंटरव्यू के लिए सुबह जाना है तो अपने शूज़, अपना ड्रेस, क्या पहनना है, 11th आवर नहीं करना है आपने। 10 बजे का इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू से 15 से 20 मिनट पहले पहुंचना है। जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं, तो आप लोग शारा फैसल भी याद नहीं होगी, नर्सरी स्टॉप और ब्लॉक बी किधर है और सी किधर है, वो आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू से पहले सर्च कर लें, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ लें, इंटरव्यू कौन लेने वाला है, आपका लिंक्डइन पे अगर आप फेमिलर हो उससे तो वो आप देख लो, और उसकी लोकेशन क्या है, किस तरह आपने जाना है। आपके पास बाइक नहीं है, बस से जाना है, तो कौन सी जाएगी कौन सी नहीं, गलत बस में नहीं बैठ जाएं। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए आपने एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेनी कि कैसे जाना है, और वो CV ज़रूर हाथ में ले लेना है जिस पे आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। इंटरव्यू का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, कॉन्फिडेंट रहना है। प्रेशर वो बहुत देते हैं सामने वाले, हर तरह के सवाल दे देते हैं, आंधी हो तूफ़ान हो छुट्टी नहीं मिलेगी, आना है। तो जो इंटरव्यू का प्रेशर बेयर कर गया वो जॉब का फिर कर लेगा। जब आप इंटरव्यू में ही फेंट हो जाओगे, इंटरव्यू में ही आप सही अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे, तो आप जॉब पे कैसे करोगे। जॉब पे तो वाकई एक बॉस का प्रेशर होता है, और वो प्रेशर यही होता है कि जी फारिग ना कर दे, छुट्टी बंद ना कर दे, इस तरह की चीज़ें। तो प्रेशर नहीं लेना है इंटरव्यू का। फेल हो गए, मसला नहीं है। वो फेल होना भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। जो सामने वाला होगा यकीनन वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। कुछ नहीं तो एड्रेस तो पता चल जाएगा, शारा फैसल नर्सरी है कहाँ पे, बिया माउंट प्लाजा कहाँ है,
कोरंगी इंडस्ट्रियल कहाँ है, रॉश फार्मा कहाँ है, सनोफी कहाँ है। कॉल आ गई, देख के तो आए, ज़रा इन्वायरमेंट तो देख के आए, फार्मास्यूटिकल होती कैसी है, HBL प्लाज़ा अंदर से कैसा है, UBL प्लाज़ा नया बन गया अभी कैसा है। कम से कम आपको कुछ, आप किसी से शेयर तो कर सकते हो। कोई आपसे पूछ ले जी मुझे कल इंटरव्यू पे जाना है HBL प्लाज़ा, तो आप उसको गाइड तो कर पाओगे। आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका दोस्त हो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा उससे। फेल हो जाएं तो ना घबराएं, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, इसमें भी CV की तरह जा नहीं लिखना है, वहाँ नहीं लिखना। बारहा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके अंदर आलतू फालतू लिख देते हैं, फिर उसको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंट एक CV मैंने देखा था, इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने अपने आप को एक्सेल का मास्टर लिखा हुआ था। जब उनसे पूछा कि जी HLOOKUP और VLOOKUP किस तरह से होता है, तो वो बता नहीं पाए साहब। और ये वो कमांड है जो यूजुअली हमारे पेरोल में काम आती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 100 कस्टमर्स हैं और एक ही लेटर उनको भेजना है कि हैप्पी न्यू ईयर। उनके लेटर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हमने उस पर मेल मर्ज लगाना है कैसे, उन साहब को नहीं पता था और उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट लिखा हुआ था, जबकि हमें चाहिए था एक्सेल का एक्सपर्ट। उन्होंने वो डॉट डॉट बना के अपने आप को इतने सारे स्टार दिए हुए थे। जब आके सामने बैठते हैं तो वो इस कमांड का जवाब नहीं दे पाए, आगे का तो इतना तो हमें भी मालूम था, जबकि वी आर नॉट एक्सपर्ट। बट वो साहब जवाब नहीं दे पाए, तो बड़ी एम्बैरसमेंट हुई। और मैं ख़ुद था इंटरव्यू सेशन में, तो मुझे भी अजीब सा बुरा लगा कि ये शॉर्ट लिस्ट कैसे हो गया। जब उसको थॉरली चेक किया गया तो वो वहाँ पे उनकी गलती थी कि उन्होंने लिखा हुआ था कि वो सर्टिफाइड ट्रेनर भी रह चुके हैं MS ऑफिस के, जबकि वो ऐसा था नहीं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इंटरव्यू में पहले नहीं गए, भाई को पकड़ लें, पकाएं उसको खूब बैठ के, यार सवाल करो मुझसे, क्या क्या सवाल हो सकते हैं। बहन को पकड़ लो, भाई बताओ, पूछो, सवाल पूछो, क्या पूछना है। दोस्त को पकड़ लो, अपने से सीनियर से बात करो, दोस्त के भाई से बात करो, भाई से बात करो, टीचर से बात करो, फ़ोन करो, कॉल आई है इंटरव्यू की, क्या करना है, कैसे करना है, पकड़ लो। बोलेगा हाँ ठीक है बस चले जाओ, नहीं नहीं भाई आप सवाल करो मुझसे। वो ना करें तो फिर शीशा ही रह जाता है। सुना दो सारी कहानियाँ, ज़रूरी है। जिस स्टेज पे आप लोग हैं बिल्कुल, और इसमें इस एज में तो भी आप लोगों को शेप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चले गए माशाल्लाह, बड़े सही वाले लड़के बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड रखें कि यस वी आर इंटरेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और CV को उसी तरह बनाएं कि वो आपको रिप्रेजेंट करें इन द एब्सेंस ऑफ यू, कि आपका CV वहाँ खुद बोले कि इन साहब को बुलाना चाहिए, इनमें कुछ एज है। जो भी मैंने आपको कहा था, जो आपकी अचीवमेंट है, जो ऐसी चीज़ है जो दूसरों से अलग करे आपको, उसमें ज़रूर आपने मेंशन करनी है। जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, या जो भी आपसे पूछा गया है, जिस तरह छोटी छोटी एग्जाम्पल मैंने आपको दी, इस तरह से आप भी अगर आपसे पूछ लिए जाए कि किस सिचुएशन में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा जी 12 घंटे की जॉब है, 12,000 मिलेंगे, तो आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो, सर वो जाते थे, पढ़ने जाते थे हम, एग्ज़ाम के दिनों में 14-14 घंटे पढ़ते थे हम सब बैठ के। तो इस तरह की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बैठने का स्टाइल मैं आपको बता चुका हूँ, आपने किस तरह से बैठना है। चेयर सामने रखी हो तो पैर पे पैर रख के नहीं बैठना है, आपने स्ट्रेट बैठना है, आपने अटेंटिव बैठना है, आपने बिल्कुल ऐसे कि सो ना रहें। मज़ीद आप लोगों का कोई सवाल इंटरव्यू के हवाले से तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ any question? Yes, from this? कोई सवाल नहीं है किसी का? जी प्लीज़। सर इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चंस भी बात दफ़ा करते हैं, तो स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस तरह का उसकी प्रिपरेशन किस तरह, जैसा जो पोस्ट है उसके मुताबिक करें, या जिस तरह हम टेस्ट की तैयारी करते हैं उसी तरह इंटरव्यू के। देखिए ये रिक्रूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं। मैनेजरल पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे सवाल यकीनन केस बेस करेगा। फॉर एग्जांपल वो आपको सिनेरियो बताएंगे, जी
आपस में दो स्टाफ काम करें, दोनों का आपस में क्लैश हो गया, आप क्या करेंगे? बीइंग द मैनेजर HR आप क्या रोल प्ले करेंगे उसमें? दूसरे डिपार्टमेंट का एक क्लैश है बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, उन दोनों की आपस में नहीं बन रही, वो आए दिन उनकी कंप्लेन कर रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे जी आप बताएं इसमें आप क्या करेंगे? तो आपने उनको जवाब इसी तरह देना है कि तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, काउंसलिंग होगी उस लड़की की, अदरवाइज़ उनका जो भी उनका सबऑर्डिनेट है, क्योंकि अगर आपकी अपने सुपरवाइज़र से नहीं बनी तो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना आपका मुहाल हो जाएगा। तो जितनी भी डिग्रियां ले लें, अगर आपका बॉस आपसे खुश नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में आप ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए नहीं हो पाएंगे। तो आप ज़रूरी है कि आप उस पैटर्न पे काम करें, आपका एरर फ्री काम होना चाहिए, लेकिन वो वाली खुशनुदी के लिए नहीं कि बॉस के घर का AC ठीक करा रहे हो और उनकी गाड़ी साफ़ करवा रहे हो, ऐसे नहीं। अपने काम में आप साबित रहिए तो HR वाला भी आपको कोई नहीं कुछ कह पाएगा ना और कोई दूसरा, अनटिल अनलेस कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप ये आंसर दे सकते हैं कि दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी फॉर अ सर्टेन टाइम, कि 1 महीने के लिए उसको कहा भी आप बेयर करें उसको, और उसको कहा जी आप अपने बॉस की बात माने, जिस तरह वो कह रहे हैं आप टाइम पे नहीं आ रहे हैं, आप काम उस तरह नहीं करते, आप सिचुएशनल आपको वो दिए जाएगा सवाल, उसके बाद वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आप हाउ टू आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एडमिन में आपको बोला जी 2 मज़दूर लेके आने हैं आपने, मैं आपको एक अपना रियल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। काम कर रहे थे हम ऑफिस में, सेट बेस कंपनी, एक दिन पहले कहा गया जी वो 4 लोडर थे, 2 के हाथ में चोट लग गई, वो दोनों छुट्टी पे चले गए लोडर रखने। सेठ साहब डायरेक्टली फ़ोन कर रहे हैं HR मैनेजर को, लोडर रखने। अच्छा भाई आप बता रहे हो आज 6 बज रहा है इस वक्त शाम का, कल कह रहे हो सुबह 8 बजे लोडर आ जाना चाहिए, हाउ कुड पॉसिबल कि हम CV कहाँ होगा लोडर का, उसने लोडिंग तो करनी है, बोरियाँ उठानी है कपड़े की और जाने। अब परेशान HR की टीम बैठी हुई है 6 बजे, अब क्या करें? तो ठीक है अब जाओ, अभी मैं ख़ुद मैनेजर था वहाँ पे, जाओ अभी सब जाते हैं अभी। अच्छा 9 बजे 10 बजे सेठ साहब ने आ जाना है ऑफिस, उससे पहले लोडर भी चाहिए। इतने टाइम में हमारे पास एक बहुत स्मार्ट HR वाले साहब थे, सर मैं लेके आता हूँ, नर्सरी पे ऑफिस था, वो चले गए, बाहर निकले, बहुत सारे पठान बैठे होते हैं, छेनी हथौड़ी यूँ लगा के, वो उससे शुरू हो गया जी वो लोडिंग करवानी है जी, वो यार घर शिफ्ट करना है, नहीं घर शिफ्ट नहीं करना, फिर क्या करना है भाई, यार हमारे ऑफिस में ऐसे है, साहब का टाइम भी होने वाला है, 8 बज रहे हैं, ऑफिस से 8 बजे निकला है वो उनको लेने के लिए, दोनों को उसने बाइक पे बिठाला, 2 उनसे बात हुई, अब उनकी वेजीज पूछी तो ऑलरेडी वहाँ पे 1000-1200 रुपये लोडिंग अनलोडिंग के सुबह 9 बजे से 5 बजे तक के ले रहे थे, हमारा टाइम सुबह 8 से 5 का था, उनको वो बिठा के ले आया। अब जब वो ले आया तो मैंने उससे पूछा भैया आप, कह रहा सर आप छोड़ो बस लोडिंग कराओ। अच्छा उनसे कमिटमेंट भी करके लाया कि हाँ जी पूरे 10 दिन तक मैं हूँ, 10 दिन तक जितना भी यहाँ पे लोडिंग होगी वो आप लोगों से करवाएंगे हम। अब वो दोनों भी बड़े शौक से लग गए। उसने पूछा भाई पूरे महीने में कितना कमा लेते हो, एक हफ्ते में अगर पूरे हफ्ते का काम दूँ तो बार्गेनिंग करके लेके आया। सैलरी रेंज वो मुझसे पूछ के गया था कि हाँ जी 22-23 हज़ार रुपये दे देंगे शायद, ऐसे ही कोई अमाउंट था। उसने कैलकुलेट की, पर डे की देखी, कहता हाँ सही है ये आ जाएंगे। वो उठा के बाइक पे उनको लेके भी आ गया। अब सेठ साहब आए तो वो लोडर काम कर रहे हैं, वो HR आ गए डायरेक्टली, किसको ले आए भाई, बोला सर वो आ गए, 2 बंदे आ गए। तो वो देख के बहुत हैरान हुए, हमें तो मिल गया था 1-1.5 हफ्ते का टाइम कि अब हम किसी को भी रख लेंगे। अच्छा लेके भी जो आया वो भी गबरू जवान थे, अच्छे खासे वाकई लोडर लग रहे थे वो, तो उन्होंने तो वाह करवा दी वहाँ पे। 1 हफ्ते का इतने में हमें टाइम मिल गया और हमने सही वाले जो लोग, वही लोग थे, उन्होंने कहा जी हम ही कर लेंगे फिर इतने पैसों में काम। तो ये होता है ऑन द स्पॉट आपने सिचुएशन को टैकल कैसे करना है या सिचुएशन को देखना कैसे। अगर वो नहीं लाता तो शायद हम ढूंढते ही रहते हैं, इंटरव्यू करते रहते हैं, या इंटरव्यू तो नहीं होता लेकिन फिर भी किसी के रेफरेंस से पकड़ के पठान भाई को लेके आते हैं, किसी भी लोडर को। लेकिन ये उस वक़्त का इंटेलेक्चुअल आपका यहाँ से चलना चाहिए कि मैं कहाँ से क्या रिसोर्सेज पैदा कर सकता हूँ अपने गोल अचीव करने के लिए। आपने लेनी है नौकरी, आपने करना है तो अपने अंदर स्पार्क दिखाना है सामने वाले को। धक्का स्टार्ट गाड़ी कोई भी नहीं लेता, सबको सेल्फ स्टार्ट चाहिए। तो आपको अब ये प्रूफ करना है कि यू आर सेल्फ स्टार्ट। अब तो सेल्फ भी ख़त्म हो गया, बटन आ रहा है। तो आप लोगों ने अपने एटीट्यूड में, अपने CV पे ये मेंशन करना है, जो टिप्स मैंने आपको बताई कुछ थोड़ी बहुत,
जो मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ, जो बता सकता था वो मैंने बताया, कुछ कमी पेशी रह गई हुई तो माजरा। थैंक यू वेरी मच। किसी का मज़ीद अभी भी कोई सवाल है तो आई एम हियर। यस प्लीज़। Being fresh graduate, आपके पास जनरली assumption होती है बताने के समय एक से मैं graduate हूँ और ये project है, तो fresh candidates को और क्या तैयारी करनी चाहिए कि वो इस जवाब को थोड़ा सा reasonable में 5-7 sentences में दें कि वो impact अच्छा है। इसके अंदर आपने मेंशन करना है अपनी अचीवमेंट कि जी मैंने ग्रेजुएशन की कराची यूनिवर्सिटी से, मेरा स्कोर ये था। आपने मैट्रिक का बताना है, इंटर का बताना है, अपने बारे में बताना है, आप करना क्या चाहते हो, आपका एम क्या है, आपने क्या सोचा है अपने बारे में, किस ट्रैक पे जा रहे हो आप। फॉर एग्जांपल आप MTU के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, फ्रेश की ही ज़रूरत होती है वहाँ पे। ये वो टीम होती है जो डिपार्टमेंट के दीगर एक साथ रखे जाते हैं, पूरे बैचेस में रखे जाते हैं, एक आध पोजीशन नहीं होती है, 10-12 एक साथ होती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट में इनको भेजा जाता है। तो इस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं तो आप उनको अपनी लाइन बताएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। जी मैं HR में अपना करियर आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं सेल्स में लेके जाना चाहता हूँ, मार्केटिंग में लेके जाना चाहता हूँ। जो भी आपकी अचीवमेंट रही हैं, पार्टिसिपेशन रही हैं, आज आप सेमिनार में बैठे हुए HR के आप लिखें उसके अंदर कि आपने अटेंड किया है, अपना CV बिल्डिंग और इंटरव्यू स्किल्स किस तरह इन्हांस होते हैं आप लिखें उसमें, वो अट्रैक्ट करेगा। शायद किसी और के CV में ना लिखा हो, आप इस लाइब्रेरी का हिस्सा हो, आप लिखो उसके ऊपर कि आप इस लाइब्रेरी का हिस्सा हो, वो आपको दूसरों से अलग करेगा। आपका CV अलग होना चाहिए, दूसरों से पता होना चाहिए कि नहीं ये रूटीन का CV नहीं है, इसमें कुछ अलग है। तो वो अलग कैसे होगा, वो इसी तरह होगा। आप आज यहाँ बैठे इस सेमिनार में, कल किसी और को अटेंड करते तो आप लिखोगे उसके अंदर कि आपने ये इतने ड्यूरेशन का या इस सेगमेंट के ऊपर सेमिनार आपने अटेंड किया है। फ्रेश के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। एक्सपीरियंस आप होते हो, फिर आपके CV में जगह नहीं होती अपनी JD लिखने के बाद, लेकिन फ्रेश के लिए ज़रूरी है कि वो ये अपना मेंशन करें कि आप इस तरह की सेमिनार्स आप अटेंड करने के रहे हो प्रीवियसली। और किसी का कोई सवाल? यस प्लीज़। सर इंटरव्यू में कौन सा ये सवाल किया जाता है, अपनी 3 खूबियाँ बताओ और अपनी 3 खामियाँ बताओ। हाँ। तो खूबियाँ और खामियाँ किस तरह करनी चाहिए? मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ, मैं जो मेरी खामी है मैं इजीली ट्रस्ट कर लेता हूँ सामने वाले पे, इस तरह की। मैं इजीली लर्न कर लेता हूँ कुछ भी, सीखने की सलाहियत बहुत है मुझ में। मैं बहुत आसानी, मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं किसी भी टीम का हिस्सा आसानी से बन जाता हूँ और उसमें खूबी से प्लेयर अच्छा खेलता हूँ उसके अंदर, ये भी हो सकती है। ये तमाम खूबियाँ खामियाँ जो रियलिस्टिक हों, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये रियलिस्टिक नहीं है। मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ, रियलिस्टिक नहीं है। ये स्ट्रेंथ में नहीं लिखिएगा कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये खूबी है, ये 24 घंटे ये बेवकूफ़ी है। ये 24 घंटे रियलिस्टिक नहीं, बंदा नहीं काम कर सकता। एक बॉडी है, उसको टाइम चाहिए, उसको रिलैक्स चाहिए। तो बात वो हो जो रियलिस्टिक हो, फेक ना हो, इमिटेशन ना हो। इंटरव्यू में आपने अपने आप को सेल करना है। 2 से 4-5 सेकंड का आता है वो फेसबुक पे, इधर मोबाइल के ऊपर जब भी हम कोई ऐप देखते हैं वो कितने सेकंड्स का होता है? 5 सेकंड का होता है, उसके बाद स्कैप हो जाता है। लेकिन वो 5 सेकंड में वो चीज़ सेल कर देता है आपको। आपके पास भी इतना ही टाइम होगा। हार्डली कोकोमो का ऐड देख लें, कितनी देर का होता है वो? 30 सेकंड का आईडी, हार्डली। ये कोई भी ऐड हो, आप बहुत ज़्यादा कोई इससे ज़्यादा का नहीं होता है, 10, 15, 20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपके पास भी इतना ही टाइम है। आप ये सोच के अपने आप को रिप्रेजेंट करें इंटरव्यू के अंदर, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, उसी में अपने आप को सेल करना है आपने। तो वो क्या की पॉइंट्स हैं आपके, और कोकोमो वाला उसमें रेट भी बता देता है, बिस्किट में चॉकलेट है ये भी बता देता है। तो वो आपने सब कुछ करना है। आइडियाज़ का आजकल एक ऐड आ रहा है आजकल, वो 70% ऑफ वाला, वो देखें वो कितने सेकंड का है, वो आप उसमें वो बता रहे हैं भाई सेल चल रही है, कितने देर की कितनी नहीं। तो आपके पास वही लिमिटेड टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। इंटरव्यूअर आपको, क्योंकि पीछे लाइन लगी होती है, वो तो फारिग कर रहे होते हैं। आपको इसी बात करो कि वो अट्रैक्ट करे आपको, तो वो आपसे मज़ीद आके बैठ के बात करेगा। आपने बोल दिया सर सैलरी कितनी होगी, टाइम कितना होगा, उठो भाई जाओ यहाँ से, तो ऐसा नहीं। सैलरी हरगिज़ नहीं पूछनी है आपने, वो बात की बात है। ठीक है जनाब, इजाज़त है।
थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड थैंक यू जाफरी तैयार लाइब्रेरी की मैनेजमेंट, इमरान भाई एंड एंटायर टीम कि उन लोगों ने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। हम इंतज़ामिया जाफरी तैयार लाइब्रेरी की तरफ से और तमाम शरका की तरफ से जनाब सैयद जलाल हुसैन रिजवी साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ आए। हम तमाम तलबा से भी गुजारिश करेंगे कि सर की सेहत व सलामती के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत। इस प्रोग्राम को का बाकायदा अख्ताम करते हैं। एक ऐलान जो लाइब्रेरी की तरफ से है वो ये कि लाइब्रेरी इंशाल्लाह इतवार के रोज़ भी खुली रहेगी और लाइब्रेरी की औकात कार को बढ़ाकर रात के 12 बजे तक कर दिया गया है। आप तमाम दोस्तान का शुक्रिया कि आप आए और शिरकत की इस प्रोग्राम में। एक मरतबा फिर सर के बहुत ही मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और ये तशरीफ़ लाए। तो एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत।